क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुरा औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों और साथियों, ये आपकी मोहब्बत है कि चाहते हैं कि इस मौजू पर मैं बात करूं। पेरेंटिंग मेरा खुसूसी मौजू है। मैंने इस पर काफ़ी काम भी किया है। सैकड़ों मेरी तकरीरें इस मौजू पर अलग बच्चों की तरबियत पर, और मैंने काफ़ी कुछ लिखा भी है। मेरी किताबें भी इस मौजू पर अवेलेबल हैं कि बच्चों की जहानत को हम कैसे फ़रोग़ करें, बच्चों के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को कैसे हम टैकल करें, बच्चों की सलाहियतों को हम कैसे पहचानें, कैसे प्रमोट करें। ये सब अलग अलग मौज़ूआत हैं। मैं इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूँगा कि बच्चे अल्लाह ताला की अजीम नेमत हैं, और माँ बाप को मालूम होना चाहिए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास एक अमानत है, और उसे परवान चढ़ाकर उन्हें उस काम के लायक बनाया जाए जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने उन्हें खुसूसियत के साथ पैदा किया। माँ बाप को इस बात का इल्म नहीं है, मैंने जो अभी कहा है। पहले तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये अल्लाह ताला का अतिया है, यह हबू वहब, यानी उसकी खुसूसी इनायत है कि जिसे चाहता है लड़कियां ही लड़कियां देता है, जिसे चाहता है लड़के ही लड़के देता है, जिसे चाहता है लड़के और लड़कियां मिलाकर देता है, और जिसे चाहता है बांझ बनाता है। वो सब कुछ जानता भी है और कुदरत भी रखता है, चाहे तो दे चाहे तो ना दे, वो कुदरत रखता है। इसमें एक छोटा सा पहलू ये है कि आमतौर पर लड़कियों के पैदा होने को समाज में हमेशा मनहूस माना गया, इसलिए अल्लाह ताला ने पहले उनका जिक्र किया कि हमारी नेमतों में से लड़कियां बड़ी नेमत हैं। जिसे हम चाहते हैं लड़कियां ही लड़कियां देते हैं, जिसे हम चाहते हैं लड़के ही लड़के देते हैं, जिसे चाहते हैं मिक्स करके देते हैं, और जिसे चाहते हैं बांझ बनाते हैं। दुनिया में आने वाला हर बच्चा यूनिक है, ये पेरेंट्स को नहीं मालूम है। बिस्मिल्लाह। दुनिया में हर आने वाला बच्चा बिल्कुल यूनिक होता है, वो किसी की कॉपी नहीं है, वो किसी के अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए दुनिया में नहीं आता। जैसे माँ बाप समझते हैं कि भाई मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो मेरा बच्चा ज़रूर डॉक्टर बने, मैं बिजनेसमैन नहीं बन सका तो मेरा बच्चा ज़रूर बिजनेसमैन बन सके, मैं आईआईटी में नहीं पढ़ सका तो मेरा बच्चा ज़रूर पढ़े। तो ये ख्याल खुद गलत है कि आपके अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के लिए अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में नहीं भेजा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक आपके घर में जो बच्चा पैदा हुआ उस जैसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ, और उस बच्चे से लेकर क़यामत तक आने वाले इंसान में कोई उस बच्चा जैसा पैदा नहीं हुआ। ये यूनिक पीस है, वो बिल्कुल अनोखी सलाहियत लेकर आता है, यूनिकनेस है। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं हर आदमी यूनिक है। आप गौर करके देखिए कि आपके जैसा कोई है क्या दुनिया में? कोई नहीं है। ना आप अपने बाप जैसे हैं, ना आप अपनी माँ जैसे हैं, ना आपके घर में 5 भाई हो तो 5 भाई एक भाई जैसे दूसरा भाई नहीं होता। यूनिक होता है हर इंसान। ये डिज़ाइनर पीस है। जैसे कपड़े वाले जानते हैं ना कि एक तो ये है कि भाई एक ही डिज़ाइन का 42 में मिलेगा, 44 में मिलेगा, बेंगलुरु में भी मिल जाएगा, वही शर्ट दिल्ली में मिलेगा। लेकिन डिज़ाइनर पीस का मतलब होता है एक ही पीस, वो बहुत कॉस्टली होता है। तो अल्लाह ताला ने डिज़ाइनर बच्चे बनाया, हर बच्चा यूनिक है। उसके जैसा ना आदम के बाद आज तक पैदा हुआ, ना आज के बाद क़यामत तक पैदा होगा। लेकिन प्रॉब्लम हमारा यह है कि हम उसे यूनिकनेस को ख़त्म करके एक जैसे बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे भतीजे की तरह बन जाए, हमारे भांजे की तरह बन जाए, पड़ोस में जो मुन्नी है वैसी बन जाए मेरी बच्ची। ये हमारी तमन्ना होती है। हम कहते भी उसकी तरह बन जाओ। ये गलत है कि यूनिकनेस हम नहीं पहचानते। हर बच्चा उसका यूनिकनेस कैसे, जैसे आम का दरख्त, इमली का दरख्त, केले का दरख्त, नारियल का दरख्त है। नारियल के दरख्त को यह तमन्ना नहीं करनी चाहिए कि मुझे ब्रांचेस होती तो अच्छा था। आम के दरख्त को यह तमन्ना नहीं करनी चाहिए कि मैं भी लंबा होता तो अच्छा था। उसे अल्लाह ताला ने एक पर्पस के लिए पैदा किया, इसको एक पर्पस के लिए पैदा किया, इसको एक पर्पस के लिए पैदा किया। ऐसे ही हमारे बच्चे भी। आप देखे होंगे कि फैक्ट्री के सामने इनोवा कार के
वाइट हैं तो एक 10,000 खड़े हुए हैं, ब्लू कलर है तो एक 5,000 खड़े हुए हैं। मास प्रोडक्शन, ये जो चेयर्स हम जिसमें बैठे हुए हैं ये मास प्रोडक्शन है। फैक्ट्री में एक ही किस्म की कुर्सी हज़ारों लाखों ढल कर बाहर आती है। अल्लाह के पास मास प्रोडक्शन नहीं है। क्रिएशन जो करता है वो यूनिक करता है, मास प्रोडक्शन उसके पास नहीं है, इसलिए अलग अलग पीस बनाता है। जब माँ बाप को ये आइडिया हो जाए तो फिर वो फाइंड आउट करेंगे कि मेरा बच्चा क्या यूनिक है, फिर उसे उसके यूनिकनेस में हम प्रमोट करेंगे। हम वो नहीं बनाएंगे जो हम चाहते हैं, हम वो बनाएंगे जो बन सकता है। ये पहले आइडिया हमें क्लियर हो जाना चाहिए। यही प्रॉब्लम होता है माँ बाप, क्योंकि मैं काउंसलिंग करता हूँ, बेशुमार बच्चे मेरे पास आते हैं और डिप्रेशन का शिकार होते हैं, सुसाइडल थॉट्स उनके पास आते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो नीट क्रैक करके डॉक्टर बने। एक बच्चा मेरे पास आया काउंसलिंग के लिए, बहुत मुरझाया हुआ था। उसकी माँ ले आई, 18 साल 17 साल का था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हो बेटे? ठीक हूँ सर। क्या पढ़ते हो? 12th का एग्ज़ाम मैंने लिखा है। पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई उस बच्चे की, शदीद डिप्रेशन के शिकार है। तो फिर औरत ने अपने शौहर से बात करवाया जो गल्फ़ में रहते थे। फिर उन्होंने मुझसे बात करके कहा, अमीन साहब ज़रा लड़के की जो है सही मरम्मत कीजिए, सही उसके काउंसलिंग कीजिए, नालायक है। मैंने इसको गुज़िश्ता साल हिफ्ज़ में डाला था, 2 साल में हिफ्ज़ मुकम्मल करना था, 2 पारे भी हिफ्ज़ नहीं किया। मैंने नीट का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए काफ़ी पैसे लगाकर मैंने इसे एक कोचिंग क्लास में लगाया, तो 2 मरतबा अपीयर हुआ, नीट क्रैक नहीं कर सका। मैंने इसे आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स में दाखिल करवाया। मैं चाहता था कि एक बहुत बड़ा मुकर्रिर बने, वो भी नहीं कर सका। क्या फ़ायदा इतना पैसा खर्च करने का? तो मैंने उनसे यही कहा कि आप जो जो नहीं बन सके ज़िंदगी में, वो ख्वाहिश आप अपने बच्चे पर पूरा करना चाहते हैं, और सिर्फ 2-3 साल के अंदर सब हो जाए, हाफिज़ भी हो जाए, डॉक्टर भी हो जाए, पब्लिक स्पीकर भी हो जाए। ये जो माँ बाप का जो दबाव होता है, प्रेशर होता है, उसके नतीजे में हमारे बच्चे जो है आधे पागल हो जाते हैं, मेंटल हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं। उसमें माँ बाप का एक बड़ा रोल होता है बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने में। इसको कहते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। ये तफसील में नहीं जाने का मौका है। तहक्कुमाना परवरिश, उठ बोले तो उठ, बैठ बोले तो बैठ, फलां चीज़ करना चाहिए, फलां चीज़ नहीं करना चाहिए। ये तहक्कुमाना पेरेंटिंग बच्चों के लिए वेरी वेरी डेट्रीमेंटल होता है। अब हम आपके सामने बात करेंगे कि बच्चे जो हैं हमारे पास जब तक रहते हैं 3 मरहलों से गुजरते हैं। एक है 0 से 7 ईयर्स, 7 to 14, 14 to 21। ये 3 डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं, 3 डिस्टिंक्ट फेजेस हैं। मान लें कि आपके घर में एक बच्चा 5 साल का है, एक बच्चा 10 साल का है ना, एक बच्चा 16 साल का है, तो आपको 3 अलग अलग पेरेंटिंग इख्तियार करनी है। हमें ये नहीं आता, हम इसको भी ऐसे ही ट्रीट करते, इसको भी ऐसे ही ट्रीट करते, इसको भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं। तो 3 अगर बच्चे अलग अलग इस एज ग्रुप में हैं तो आपकी पेरेंटिंग में 3 अलग अलग स्टाइल होना चाहिए। ये आइडिया माँ बाप को नहीं होता। 0 to 7 जो है इसको कहते हैं इम्प्रिंट एज। इस उम्र में बच्चों को क्या करना क्या नहीं करना नसीहत करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो कुछ करते हैं वो प्रिंट होता है उनके जहन में। हमारा अखलाक, हमारा किरदार, हमारा अकीदा, हमारा बिहेवियर, ये सब प्रिंट होता है। बीवी के साथ हमारा बर्ताव उसके जहन में प्रिंट होता है। हम अपने वालिदैन के साथ जो बर्ताव करते हैं वो बच्चे के जहन में प्रिंट होता है। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आप अच्छा करते हैं तो प्रिंट होता है, आप बुरा करते हैं तो प्रिंट होता है। आप बुरा बर्ताव करें और नसीहत अच्छी करें तो नसीहत नहीं चलेगी, प्रिंट होगा, आपका बिहेवियर प्रिंट होता है। एक साहब काउंसलिंग के लिए आए, उन्होंने मुझसे कहा कि अमीन साहब मैं अपनी बीवी को बेपनाह मारता था, बहुत मारता था, उसका इंतकाल हो गया। हमारे बड़े भाई बहुत मारते हैं अपनी बीवी को आज भी, और हमारे वालिद साहब तो हमारी माँ को उस डंडे से मारते थे जिस डंडे से भैंस को चलाया जाता था, हाँका जाता था। भैंस चराने की जो लकड़ी होती है उस लकड़ी से। फिर उन्होंने कहा कि हमारे दादा जो है हमारी दादी को ऐसे मारते थे, जो चूल्हे में लकड़ी होती थी उससे मारते थे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे की शादी की उम्र हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला कंटिन्यू ना हो। ये इम्प्रिंट है। ये दादा मारते थे, बाप मारते थे, बड़ा भाई मारता है, ये भी मारते थे।
ये तो इम्प्रिंट होता है, नसीहत की ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे से ऐसे ही जो है जहन में आते चला जाता है। तो बहरहाल मैंने उनकी काउंसलिंग की जो कुछ करना था वो मैंने कहा उनसे। तो स्पॉन्ज है, आप उसमें दूध डालेंगे तो दूध अब्जॉर्ब हो जाएगा, आप उसमें पानी डालेंगे तो पानी अब्जॉर्ब होगा। तो बच्चों के सामने इस ज़माने में इम्प्रिंट एज का मतलब है कि आपका रवैया और बिहेवियर ठीक होना चाहिए। अक्सर पेरेंटिंग का मतलब समझते हैं बच्चों को ठीक करना। अगर बच्चों को ठीक करना होता तो पेरेंटिंग नहीं कहते, चाइल्डिंग कहते उसको। पेरेंटिंग इसलिए कहा गया कि आपको ठीक होना है, पेरेंट्स को ठीक होना है। तो इस एज में हमारा मान लें घर में मियाँ बीवी के ताल्लुकात अच्छे हैं, खुशगवार हैं, तो लाजिमन आपके बच्चे अच्छे होंगे। मियाँ बीवी में अगर झगड़ा है तो ये लिख कर रख लें आप कि आपके बच्चे वायलेंट होंगे और ये बच्चे डिसीजन मेकर नहीं होंगे। दे विल नॉट बी एबल टू टेक ए पर्टिकुलर डिसीजन। जब लेना होगा डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए कि माँ बाप का जो झगड़ा होता है उसका इम्पैक्ट बच्चों पे होता है। तो 0 से 7 में अगर इम्प्रिंट करना हो तो हमारा बीवी से जो ताल्लुक़ है, हमारे वालिदैन से जो ताल्लुक़ है, भाई बच्चों से जो ताल्लुक़ है, नमाज़ों की पाबंदी, सदका और खैरात। मेरे घर में अगर मेहमान आते हैं तो वो इम्प्रिंट होता है कि लोगों को खिलाना चाहिए, मेहमान नवाजी। मेरे घर में अगर तोहफे देते हैं रिश्तेदारों को तो हमारे बच्चों के जहन में होता है कि ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। तो पहला हिस्सा है दैट इज़ इम्प्रिंट एज, जहाँ हमें मॉडल बनना है और हमारे आमाल को देखकर बच्चे बनते हैं। डूज एंड डोंट्स का ज़्यादा माना नहीं रखता। आप नमाज़ पढ़ते हैं तो वो भी नमाज़ पढ़ते हैं हमारे साथ, हम रोज़ा रखते हैं तो वो भी सहरी में उठ जाते हैं। बहरहाल 9 बजे तो इफ्तार कर लेते, सुबह में 10 बजे इफ्तार कर लेते हैं बच्चे, लेकिन सहरी को उठाना ज़रूरी होता है, नहीं उठाए तो नाराज़ होते हैं। तो ये इम्प्रिंट एज में हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम जैसे होंगे बच्चे इंशाल्लाह वैसे होंगे। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कम्युनिकेशन, इसमें बच्चे के साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए और बच्चे के साथ कम्युनिकेशन हमारा उस वक्त शुरू होता है माँ का, जब वो पेट में होता है। माँ जब बात करती है तो पेट का बच्चा उसे सुनता है, उसे समझता है, उसके ब्रेन पे उसके असरात होते हैं। माँ के पेट में अगर टार्च मारेंगे तो बच्चा जो ब्लिंक करता है। पुराने ज़माने में बातें नहीं थी, लेकिन आज के ज़माने में साइंस से सब साबित है। तो माँ बाप प्रेगनेंसी के ज़माने में जो बातें करते हैं, जो अच्छी बातें करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान सुनते हैं, उसका इम्पैक्ट होता है। और गलत रवैया इख्तियार करते हैं, गलत बातें करते हैं, झगड़ा करते हैं, फिल्में देखते हैं, तो उसका इम्पैक्ट बच्चे पर पड़ता है। कम्युनिकेशन, दुनिया में आने के बाद कम्युनिकेशन हमारा शुरू होता है उसके साथ। ये सुनकर आपको थोड़ा ताज्जुब होगा, बच्चे के अंदर जो इंटेलिजेंस पैदा होता है, 8 किस्म के इंटेलिजेंस ही मेरी किताब में मैंने तफसील से लिखा। उसमें फर्स्ट इंटेलिजेंस है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। बच्चा बात करता है वालिदैन से म्यूज़िक के ज़रिए से। सबसे पहले करता है, हम भी उसका जवाब जो है उसको से जवाब देते हैं। तो वो कम्युनिकेशन, जब उसने कम्युनिकेट किया हमने उसको कम्युनिकेट किया, समझना शुरू करता है। फिर उसके बाद दूसरा कम्युनिकेशन माँ करती है लोरियों से। ये दुनिया में अमेरिका, यूरोप, इंडिया, अफ्रीका के जंगल में पैदा होने वाला हर बच्चा लोरी से मुतासिर होता है। तो लोरियाँ सुनाई जाती थी एक ज़माने में। अब पता नहीं आज की औरतों को लोरियाँ आती हैं कि नहीं आती हैं, लेकिन हमारे घर में तो हम बहुत लोरियाँ गाते थे। लोरियों से जो है हम ब्रेन में उसे प्रोग्रामिंग करते हैं, तुम राजा हो, तुम मेरे घर की रौनक हो, तुम नूर हो, तुम दुनिया में बड़े इंसान बनने वाले हो। ये सब जो है बच्चे के जहन के अंदर हम राइटिंग करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे ये जो कंप्यूटर है इसकी प्रोग्रामिंग जो होती है, तो सबसे पहले बच्चा पैदा होने के बाद बाप की अजान और कामत से ब्रेन को मैसेज पहुंचाया जाता है। माइंड को जो पहला मैसेज इंस्क्रिप्शन करते हैं वो अल्लाह ताला की किबरियाई का है। बच्चा पैदा होने के साथ बाप हाथ में लेता है, एक कान में अजान, एक कान में कामत। इसलिए कहते हैं कि सबसे पहला मैसेज रब की किबरियाई का, सबसे पहली आवाज़ बाप की आवाज़। तो इसका मतलब हम ये ना समझें कि बच्चा समझता नहीं, सब समझता है। दिमाग में राइटिंग होती है उसकी, प्रोग्रामिंग होती है उसकी। तो लोरियाँ गाना जो है ये औरतों को आना चाहिए, हम लोगों को भी आना चाहिए। लोरियाँ जैसे गाते हैं तो उसके नतीजे में बच्चे बनते हैं। हिंदुस्तान की पुरानी फिल्मों में भी लोरियाँ पाई जाती हैं ना, पुरानी फिल्मों में भी है, अरब में भी, सब जगह लोरियाँ पाई जाती हैं। तो दिस इज़ हाउ वी कम्युनिकेट विद देम। फिर जब ज़रा बड़ा होने लगते हैं तो बच्चों के सामने कुरान पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, नग़्मे पढ़ते हैं, अल्लामा इकबाल के तराने, नशीद, ये सब चीज़ें प्ले करते रहते हैं। तो इससे बच्चों को कम्युनिकेट होता है। 7 to 14 ये जो एज है, पहला तो मैंने बताया इम्प्रिंट, दूसरा जो है इसको कहते हैं मॉडलिंग एज।
इस एज में बच्चे मॉडल करते हैं किसी को, 7 to 14 में, इसका नाम मॉडलिंग एज है। तो दे एमुलेट गुड मॉडल्स। कोई मॉडल उस तरह बनना चाहते हैं। 7, 8, 9 साल के बच्चे से आप पूछें तुम क्या बनना चाहते हो, तो वो बोलेगा मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं पायलट बनना चाहता हूँ। लेकिन वही आप 5 साल के बच्चे से पूछे तो उसे आइडिया ही नहीं, समझ ही में नहीं आएगा। अभी उसके पास मॉडल सेट ही नहीं हुआ, वो एज ही नहीं है जिसमें कहे कि मैं ये बनना चाहता हूँ। लेकिन 7, 8 साल के बच्चे का आप ज़रूर पूछें तो कुछ ना कुछ बोलेगा, बिकॉज उसके नज़दीक अब फिल वक्त वो मॉडल है। हो सकता है 1 साल के बाद बदल जाए, 2 साल के बाद बदल जाए, बदलते रहेंगे वो। जैसे जैसे वो पढ़ेंगे, मुताला करेंगे, लोगों से मुलाकात होगी तो लगेगा मुझे ऐसा बनना है, तो दे स्टार्ट मॉडलिंग। तो मॉडलिंग एज में हमारा काम क्या है? हमारा काम है टू प्रेजेंट गुड मॉडल्स बिफोर देम। उनके सामने अच्छे मॉडल को पेश करना, ये हमारा काम होता है उस एज में, पेरेंट्स का। तो अगेन पेरेंटिंग जो है हमारा काम है, उनका काम नहीं है। इस एज में बच्चों के सामने अच्छे मॉडल प्रेजेंट करने का बेस्ट तरीका ये है। शुरुआत तो हम चूहे बिल्ली की कहानी से शुरू करते हैं, है ना, बच्चों से कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन उसके फ़ौरन बाद जैसे ही बच्चे थोड़ा सा हमसे रैपो बिल्टअप शुरू कर लें कहानियों से, तो उसके बाद हमारा काम होता है कि कुरानी क़िस्से सुनाएं। ये मेहनत तलब काम है। मैंने ऐसे ही किया कि आपको तफसीर पढ़ के हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का क़िस्सा 3-4 रात में बोलेंगे आप, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का क़िस्सा बताएंगे, हज़रत सालेह का क़िस्सा बयान करेंगे, हज़रत मूसा का तो 1 हफ़्ता चला सकते हैं आप। और वो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग है, ड्रामाटाइज करके पेश करना, आपको कहानी सुनाना है बच्चों को बिल्कुल उसी तरह से जैसे बच्चे सुनते हैं। तो बचपन में पूरी कहानी सुनानी चाहिए। ये एक लंबा सिलसिला है बच्चों को, कुरानी कहानियाँ। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत काफ़ी पढ़ना पड़ता है, बच्चों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो जाए, बचपन में इंस्क्राइब कर दें हम उनके जहन में। मॉडल हमारे लिए मॉडल कौन है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अगर सीरत की किताब पढ़ के हम बोलना शुरू करेंगे तो कम से कम 1 महीना 1.5 महीना हम रसूलुल्लाह की सीरत पर बोल सकते हैं। फिर मैंने बच्चों को हमारे खिलाफत राशिदा का पूरा क़िस्सा सुनाया। फिर सहाबा की किताबें मिलती हैं, 30 परवाने शम्म रिसालत के, 40 जानिसार, इस तरह कहानी की किताबें, स्टोरी की किताबें हैं, तो हिकायत सहाबा, इस तरह की किताबें। तो हम बच्चों को सिर्फ सहाबा की कहानियाँ सुनाएं मॉडल से। अब मैंने देखा मेरे बच्चों में एक बच्चा है, उसने पिकअप किया मॉडल हज़रत उमर को, उसका मिजाज वैसा है। तो कोई बच्चा जो हज़रत उस्मान को पिकअप करेगा, कोई जो अब्दुर्रहमान बिन औफ बनेगा, कुछ ना कुछ मॉडल पिकअप करेंगे। आपका काम है मॉडल्स फीड करते रहना। अज़वाज मुतहरात, उनको पेश करना, बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कैसी थी, बीबी खदीजा कैसी थी, तो ये सब मॉडल्स हैं। लड़कों के भी ये मॉडल होना चाहिए, इन औरतों का मॉडल भी इनके सामने पेश करें, लड़कियों को भी मर्दों का मॉडल सामने पेश करें। मॉडलिंग एज है, वो मॉडल पिकअप करते हैं। फिर उसके बाद जो है हमारे जितने बड़े लोग गुजरे हैं मुसलमानों में, बड़े हीरोज़ गुजरे हैं, बड़े वॉरियर्स गुजरे हैं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और कैसे कैसे लोग गुजरे हैं, उनकी कहानियाँ वक्फे वक्फे से। ये 7 से 14 साल में कम से कम आप 7 से 10 साल तक बोल सकते हैं। 3 साल कंटिन्यूस मेहनत करना है, उन्हें कहानियाँ सुनाना है। दिस इज़ वन टाइप ऑफ प्रेजेंटिंग मॉडल्स बिफोर देम। दूसरा मॉडल प्रेजेंट करने का, आप घर में मेहमान जब बुलाते हैं तो बच्चों को तारुफ कराना है। अब बच्चों के जहन में मॉडल्स बनता है, ये ताजिर हैं, ये इंजीनियर हैं, ये लॉयर हैं, ये जर्नलिस्ट हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ 5-7 साल आप घरों में जो मेहमान आते हैं उनका तारुफ कराते हैं, तो बच्चों को अच्छा जर्नलिस्ट इसको कहते हैं, अच्छा लॉयर का काम ये होता है। जब हम तारुफ कराते हैं तो बच्चे जो मॉडल्स पिकअप करते हैं। तो 10th के बाद हमें बोलने ही की ज़रूरत नहीं उन्हें क्या बनना है, हमने इतने मॉडल्स उनके सामने रख दिए, वो खुद बनेंगे। इसलिए हमें मुझे कभी परेशानी नहीं हुई बच्चों को गाइड करने की। 5 बच्चे ही मेरे, 5 बच्चे माशाल्लाह एक से एक बासलाहियत, बड़ी काबिलियत के पैदा हुए। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि 10th के बाद मुझे क्या बनना है, तुम्हारी मर्ज़ी, हमने तो इतना मॉडल पेश कर दिया। तो कोई फ़िलासफ़र बना, कोई लीडर है बच्चा, कोई फलां है, तो खुद ब खुद बनेंगे। तो प्रेजेंटिंग मॉडल्स हमारा काम है 7 to 14 में। ये भी कम्युनिकेशन, ये भी कम्युनिकेशन। यहाँ कम्युनिकेशन लोरियाँ हैं, बातें हैं, यहाँ कम्युनिकेशन आप मॉडल्स पेश कर रहे हैं। और कभी कभी मॉडल्स हम अपने अब्बा की, अपने दादा की, अपने मामू की, बड़े सदका करने वाले, खैरात करने वाले, बड़ी हिम्मत वाले, माशरे में उन्होंने जो काम किया वो सब हम सुनाते हैं। दिस इज हाउ वी कीप प्रेजेंटिंग मॉडल्स टुडे। आखिर है 14 to 21, इसका नाम है सोशलाइजेशन पीरियड। अब बच्चे 14 के बाद सोशलाइज होना शुरू होते हैं, आपके असरात से बाहर निकलते हैं, पेरेंट प्रेशर से अब वो पीर प्रेशर पर आते हैं। अब आपकी बात नहीं चलती, उनके दोस्तों की बात चलती है। तो सोशलाइजेशन का मतलब है वो सोशलाइज होते हैं, वो समाज से हम आहंग होना शुरू होते हैं 14 से 21। इसमें 2 हिस्से हैं, 14 से 18, 18 से 21।
14 से 18 जो है वो फिजिकल चेंज आता है ना, इन्हें एसेक्सुअल से सेक्सुअल बनते हैं 14 से 18 में। 18 से 21 में साइकोलॉजिकल चेंज आता है, फिजिकल चेंज, साइकोलॉजिकल चेंज। 14 से पहले आप पूछेंगे तो एक बच्ची से पूछे 7 साल 8 साल की, तुम क्या हो, तो बोलेगी लड़की। क्यों हो लड़की, तो बोलेगी इसलिए कि मैं चोटी लगाती हूँ बालों की या फ्रॉक पहनती हूँ। सेक्सुअल आइडेंटिटी नहीं होती है, लेकिन 14 से 21 में उनकी सेक्सुअल आइडेंटिटी वो दरियाफ्त करते हैं। मैं मेल क्यों हूँ उसे मालूम होता है, मैं फीमेल क्यों उसे मालूम होता है। और वो सेक्सुअल ऑर्गन्स के ग्लैंड्स जो होते हैं, जैसे कि मूंछ का आना, दाढ़ी का आना, ये सब जो है गोया कि उसका इजहार होता है कि अब वो मैच्योर हो गए। 18 से 21 में साइकोलॉजिकल चेंज आता है, इसको कहते हैं टेक्टोनिक शिफ्ट। बहुत बड़ी तब्दीली आती है बच्चों में। अच्छे बच्चे ख़राब बन जाते हैं, झगड़ालू बन जाते हैं, बेनमाजी हो जाते हैं, सवालात करने लगते हैं, क्यों नमाज़ पढ़ना चाहिए, क्यों बुर्का पहनना चाहिए। तो माँ बाप के अंदर हिकमत नहीं है, तो डांट डपट कर ठीक करना चाहते हैं, बच्चे बागी हो जाते हैं। ये जो एज है इसका नाम है एंटी एज। यानी इस एज में डू का मतलब है डोंट, डोंट का मतलब है डू। आप बोलेंगे जल्दी सो जाओ तो उसका मतलब है नहीं सोना है, आप बोलेंगे नमाज को जाओ तो उसका मतलब है नहीं जाना है। तो ये एंटी एज होता है इस ज़माने में। बहुत हिकमत से हमें डील करना पड़ता है, सख्ती करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। अल्लाह ने इसलिए रखा कि अगर ये फ़ोन दरियाफ्त हुआ, इसके खामियां दरियाफ्त नहीं करे बच्चे, तो नया फ़ोन ईजाद नहीं होगा। जो इंजन चलती थी उसमें अगर बच्चे जो है उस पर क्वेश्चन ना करते, सोचना शुरू ना करते, तो एक नया इंजन, एक नई मशीन ईजाद नहीं होती। तो अल्लाह ताला ने रखा है कि क्वेश्चन करने के लिए। तो माँ बाप से जब क्वेश्चन करते हैं तो माँ बाप के अंदर इतनी हिकमत हो कि उसका जवाब दे सकें। जिनको जवाब देना नहीं आता वो डांट डपट से काम लेते हैं। बहरहाल आपके पास खाते पीते हैं, पलते बढ़ते हैं तो खामोश रहते हैं। जैसे ही वो 21-22 के हुए भुर से उड़ जाते हैं, फिर आपकी तरफ वो मुतवज्जे नहीं होते। तो इस एज में हमारा काम है बच्चों को अच्छा ग्रुप देना, क्योंकि सोशलाइजेशन का एज है। तो आपके बच्चे किसके साथ सोशलाइज हो रहे हैं ये देखना हमारा काम। इसको कहते हैं गैंग एज। हर स्कूल में लड़कों के गैंग्स होते हैं। एक गैंग है खेलने वालों का ग्रुप, उनसे क्रिकेट के बारे में, फुटबॉल के बारे में पूछिए, हर इन्फॉर्मेशन है। फलां प्लेयर को कितने में ख़रीदा गया, फलां प्लेयर ने कितना रिकॉर्ड ब्रेक किया। वो ग्रुप में अगर कोई मेंबर बनना है तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसे बाहर भेज दिया जाएगा, तुम हमारे लायक नहीं हो, जाओ। दिस इज़ वन गैंग। एक गैंग होगा पढ़ने लिखने वाला, उसको मालूम है 5 साल के क्वेश्चन पेपर मालूम है, कौन सा क्वेश्चन इस बार आने का इम्कान है, कहाँ गाइड में लिखा हुआ है, वो उसी की बातें करेंगे। कुछ लोग नावल पढ़ने के लोग होंगे, छुप छुपा कर एक दूसरे को नावल देंगे। कुछ लोग सिनेमा फिल्मों के शौकीन होंगे, उन्हें मालूम है कि नेटफ्लिक्स में कौन सी फिल्म आई है सबसे लेटेस्ट, और वो आपस में शेयर करेंगे, है ना। कुछ लोग होंगे कबाब और वो खाने पीने की चीज़ें शहर में कहाँ उसका ऑफर आया है वो जानते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज गैंग एज। हर एक का गैंग है। हमारा बच्चा किस गैंग में है ये बहुत हिकमत से लाना पड़ता है। मुझे भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। जैसे हमारे पास SIO है, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ये तलबा की तंजीम है। तो हम धीरे धीरे बच्चों को इस गैंग में ले आते हैं। तो फिर उनके दरस कुरान होते हैं, उनके इज्तिमात होते हैं, उनके पिकनिक प्रोग्राम होते हैं, कबाब भी खाते हैं और सैर सपाटे भी करते हैं। बच्चे ही उस उम्र के हिसाब से, लेकिन अच्छे मौज़ूआत पर बातें होती हैं। ये गैंग एज में आपने देखा कि एक मखसूस मौजू होता है ना। तो यहाँ गैंग एज में हम अच्छे माहौल फराहम कर दें, अच्छे दोस्त फराहम कर दें, इस पर माँ बाप की बिल्कुल तवज्जो नहीं होती कि हमारा बच्चा किस ग्रुप में जा रहा है, किन के साथ उठता और बैठता है। इससे वाकिफ़ियत नहीं होने के नतीजे में मेरे पास जो केसेस आते हैं, इस उम्र में बच्चे बिगड़ते हैं, सिगरेट पीना शुरू करते हैं, ड्रग्स के आदी बनते हैं, होमोसेक्सुअल बनते हैं। इसलिए कि ग्रुप में जो है मजाक में बहुत सी चीज़ें वो करने लगते हैं जो आगे चलकर उनकी बुरी आदत बन जाती है। शुरुआत तो वो मजाक से है। तो हमें मालूम हो कि कब बच्चों को घर में अंदर आना है, क्या कानून होना चाहिए। कोई घर कानून के बगैर चल नहीं सकता, मिनिमम कानून हो, लेकिन मोहब्बत हो, रिस्पेक्ट हो, उन्हें वो बनने का मौका दे जो बनना चाहते हैं। और हमने अगर ये 2 स्टेज अच्छे पार कर लिए तो ये तीसरा स्टेज भी आसान से पार होता है। तो इस एज में भी कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बातें बच्चों के साथ बातें करना चाहिए। लंबे पिकनिक पे जाना चाहिए, ट्रैवल पे जाना चाहिए बच्चों के साथ। एक खाना घर में बच्चों के साथ खाना चाहिए, कोई भी खाना, रात का खाना, दोपहर का खाना। कम्युनिकेशन जो इज़ द की कनेक्ट रखने के लिए बच्चों को, और मालूम होता है उसमें कहाँ बुराई की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। सवाल करने का मौका दें। मेरे बच्चे सवाल करते थे जब वो कॉलेज में पढ़ते थे, LGBT के क्वेश्चंस आते हमसे पूछते थे, फेमिनिज्म के सवालात करते थे। अगर माँ बाप से कनेक्शन नहीं है तो ये LGBT क्या है, LGBT क्या है, फिर आदमी जो पढ़ता है फिर टेस्ट करने जाता है,
जब बातचीत का आप दरवाज़ा खुला रखते तो हमसे बात करेगा, आप उसे रफ़ा करेंगे, बुराइयों से दूर रखेंगे। तो इसमें भी कम्युनिकेशन, इसमें भी कम्युनिकेशन, इसमें भी कम्युनिकेशन इज़ दी की फॉर ट्रेनिंग। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।